गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स आज की इस लेक्चर के अंदर हमें करने कवर अप। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। वन बाय वन करते हैं शुरुआत अलग अलग टॉपिक्स की। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And you will find that this PDF is available in both the languages, that is English as well as Gujarati. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium, you can also download this PDF, right? And which is mentioned in the description box, the name of the Telegram group channel. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की और वन बाय वन देखते हैं अलग अलग टॉपिक्स जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट हैमर प्रिसीजन वेपन सिस्टम। देखिए प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मेंस। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कंपनीज या फिर कौन से देशों के बीच में ये वाला एग्रीमेंट हुआ है टू डेवलप हैमर प्रिसीजन वेपन सिस्टम। तो दो अलग अलग कंपनीज या इंस्टीट्यूट या एजेंसी के बीच में हुआ है एक वहां पे जॉइंट वेंचर साइन। कौन सी दो चीज? तो एक तो है अपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज नोन एज बेल, और दूसरी है फ्रांस की सेफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। सो ओवरऑल वी कैन से दैट इट इज बिटवीन इंडिया एज वेल एज फ्रांस। They have signed a joint venture cooperation agreement to manufacture the Hammer Precision Guided एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम। ध्यान रखना ये एयर टू ग्राउंड है, मतलब ऊपर से नीचे प्रहार करने के लिए। द फुल फॉर्म इज हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, दैट इज नोन एज HAMMER। एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड weapon designed to strike hardened targets with high accuracy from standoff ranges. Standoff ranges. किसने किया है इसे डेवलप? इट इज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सेफ्रन, दैट इज फ्रांस, एंड नाउ सेट फॉर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग विद BEL, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन इंडिया। उसका मेन टारगेट क्या है कि एयरफोर्स और नेवी के लिए वहां पे एक कॉम्बैट प्रूवन मॉड्यूलर और प्रिसीजन वेपन वहां पे बनाना है फॉर माउंटेनियस वॉरफेयर एज वेल एज क्विक डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन विद द एयरक्राफ्ट्स लाइक राफेल एंड तेजस। उन सबके साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक बढ़िया सी एयर टू ग्राउंड डिफेंस सिस्टम यहां पे बनाने की बात है। एंड द फीचर्स अ गाइडेंस किट प्लस रेंज एक्सटेंशन किट that can be fitted onto multiple types of general purpose bombs, enhancing the flexibility as well as precision in warfare situation. साथ साथ हाई एक्यूरेसी प्रिसीजन बोल सकते हैं। इट यूजेस GPS as well as INS इंफ्रारेड लेजर गाइडेड ऑप्शंस, जिससे उसकी स्ट्राइक करने की जो एबिलिटी है वो और ज्यादा वहां पे एक्यूरेट हो सकती है, स्पेसिफिकली ऑन बंकर्स, शेल्टर्स, एयर स्ट्रिप्स एज वेल एज एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर, and can hit the targets up to 70 kilometers, enabling aircraft to strike without entering high risk airspace. कुछ जोन्स के अंदर एंटर हुए बगैर आप 70 किलोमीटर तक वहां पे स्ट्राइक कर सकते हैं, जो उसकी एबिलिटी को और ज्यादा बेटर कर रहा है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस हैमर प्रिसीजन वेपन सिस्टम। प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी भी यहाँ पे बहुत बढ़िया सी है। वो राफेल के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है, तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। वो अलग अलग टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज फ्लेक्सिबल फॉर एयरफोर्स एज वेल एज नेवी ऑपरेशंस। और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो बेल और सेफ्रॉन का एक जॉइंट वेंचर है, एंड इट विल अचीव 60% लोकलाइजेशन with BEL leading final assembly, testing, quality assurance and reducing the foreign dependency. ओवरऑल देखा जाए तो उसकी 60% कैपेसिटीज जो है वो इंडिया के अंदर वहां पे बनेगी। इट प्रमोट्स लोकलाइजेशन, इट प्रमोट्स आत्मनिर्भर भारत। चलिए दैट इज ऑल अबाउट हैमर। तो ध्यान रखना ये जो हैमर प्रिसीजन वेपन सिस्टम है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, बिटवीन बेल एंड सेफ्रन कंपनीज। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। जैसे कि वी ऑल नो कि भैया अभी दिल्ली के अंदर वहां पे एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने
ऐसा बोला गया है that Supreme Court has sought details on equipments that are used in Delhi's air quality monitoring stations and they want to see that whether these instruments are suitable for cities extreme meteorological conditions or not. इन शॉर्ट दिल्ली की जो कंडीशन बिगड़ती जा रही है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आपके जो एयर मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें वो एक बार टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये दिल्ली की सिचुएशन को टैकल करने के लिए ये वहां पे इनफ है कि नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि अभी कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रही है, एयर मॉनिटरिंग एग्जैक्टली है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा वहां पे जान लेते हैं। अब देखिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टमेटिक मेजरमेंट है किसका, तो बोले पोल्यूटेंट्स का इन द एटमॉस्फेयर, जिससे आप नेशनल एयर स्टैंडर्ड्स को वहां पे कंप्लाई कर सके, हेल्थ रिस्क को वहां पे थोड़ा सा कम कर सके, पोल्यूशन का सोर्स जान सके और उसे वहां पे रेगुलेट कर सके। इंडिया ने इनकी शुरुआत कब से की है, तो इट इज गवर्न्ड बाय नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स 2009। और वहां पे कौन से डिवाइसेस का यूज किया जाता है, तो एक तो होता है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस जो प्योर ऑटोमेटेड होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। साथ साथ ट्रैक 8 पॉल्यूटेंट्स, 8 पॉल्यूटेंट को वहां पे ट्रैक किया जाता है, PM 2.5, PM 10, NO2, SO2, CO3, NH3 as well as PB. It used एक्सटेंसिवली इन दिल्ली, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वहां पे 40 स्टेशंस पे यहाँ पे हुई है, इसका यहाँ पे यूज किया जा रहा है। मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस भी वहां पे है। इट ऑल्सो मेजर्स पॉल्यूटेंट यूजिंग मैनुअल कलेक्शन मेथड्स स्पेशली फॉर PM मेटल्स, बेंजीन एज वेल एज PAH। साथ साथ एक पीरियोडिक डेटा भी वहां पे प्रोवाइड वहां पे किया जा रहा है। लो कॉस्ट सेंसर्स की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट डिवाइस यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, पब्लिक अवेयरनेस, डेंस स्पेशियल मैपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वहां पे भी दिक्कत क्या है, तो इट इज लेस एक्यूरेट एंड रिक्वायर कैलिब्रेशन अगेंस्ट रेफरेंस ग्रेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो कुछ चीजें वहां पे प्रॉब्लमेटिक भी है और वहां पे कुछ चीजों को और बेटर करने की जरूरत भी है। किस तरीके से मॉनिटरिंग काम कर रहा है, दैट हाउ इट वर्क्स। तो पर्टिकुलर मैटर जो है इट इज स्पेशली मेजर्ड primarily using beta attenuation monitors. A beta radiation source passes through the clean filter tap. Air is drawn, particles accumulate, and beta signal decreases. Reduction in the signals is equals to pollutant mass concentration. जितने signals कम, उतने pollutant ज्यादा. And it is used widely in Delhi under CPCB guidelines. सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम बात करें तो उसको यूवी फ्लोरेसेंस से वहां पे मेजर किया जाता है, बिकॉज इट एमिट्स फेंट फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट। तो वहां से आपको पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना है। ओजोन जो है उसे फोटोमेट्री, यूवी फोटोमेट्री के थ्रू वहां पे मेजर किया जाता है, बिकॉज इट ट्रैक्स ओजोन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो वहां पे वो कितना यूवी रेस को वहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसे वहां पे मेजर किया जा रहा है। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को भी मेजर किया जाता है। अलग अलग गैसेस के अंदर अलग अलग मेजरमेंट टेक्निक्स, और इन्हीं टेक्निक्स को वहां पे रिव्यू करने की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। प्लस अभी रिसेंटली फुजीवारा इफेक्ट देखने को मिली है। क्या है ये फुजीवारा इफेक्ट? Two potential cyclonic storms are forming in the Bay of Bengal, with the global forecast models indicating a possible Fujiwara interaction between them. बे ऑफ बंगाल के अंदर दो पोटेंशियल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और ऐसी गिनती है कि ये फुजीवारा इफेक्ट को वहां पे शायद बनाएंगे। अब देखिए फुजीवारा इफेक्ट एग्जैक्टली होती क्या है? जब दो साइक्लोनिक सिस्टम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट या फिर सेंटर के आसपास, एक कॉमन सेंटर के आसपास रोटेट करना शुरू कर दे ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ देयर विंड सर्कुलेशंस, देन इट इज कॉल्ड फुजीवारा इफेक्ट। एक ऐसी मीटियोरोलॉजिकल फिनोमेना जहां पे दो साइक्लोनिक सिस्टम एक कॉमन सेंटर के आसपास घूमना शुरू कर देती है।
इट इज आइडेंटिफाइड बाय सुकुहेई फुजीवारा इन 1921, क्योंकि ये मेजरली कहां पे मिलता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बेल्ट वेयर स्टॉर्म्स आर विद इन 1400 किलोमीटर्स ऑफ ईच अदर, वहां पे ये वाली सिचुएशन बनती है। फैक्टर्स हेल्पिंग देयर अकरेंस, कौन से फैक्टर्स है जो उनके अकरेंस को और बढ़ाने के लिए वहां पे हेल्प करते हैं? तो एक तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1400 किलोमीटर इन दी ओशन, और साथ साथ वहां पे उनकी जो रोटेशनल डायरेक्शन है वो सिमिलर होनी चाहिए। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। प्लस फेवरेबल सी सर्विस टेम्परेचर भी होना चाहिए, 26 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर उसे वहां पे और सपोर्ट करता है। लो वर्टिकल विंड, तो वहां पे वर्टिकल विंड के ऊपर भी थोड़ी सी ऐसी कंडीशंस जो इसे और वहां पे बेटर बनाती है। और किस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है, एक तो क्लोज फॉर्मेशंस, बेसिकली शुरुआत में ऐसा बोला जाता है कि वो एक दूसरे के विंड्स को वहां पे इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, एंड न्यूट्रल मूवमेंट पैटर्न्स ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी। जैसे उनका विंड इंटरेक्शन होता है, देयर आउटर रेन बैंड्स एंड अपर लेवल विंड्स दे ओवरलैप and creates deforming zones that gradually pull the systems towards each other, जो एक दूसरे को और वहां पे खींचती है। And the last, coupled circulation, the integrating winds generate a shared pivot point, forcing both the cyclones to rotate in the curved mutually influenced path, और एक साथ वहां पे वो लोग सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज ऑल अबाउट फुजीवारा इफेक्ट। उसकी इंप्लीकेशंस वहां पे क्या आती है, तो देखिए जब भी ये फुजीवारा इफेक्ट बनती है, दो अलग अलग साइक्लोनिक कंडीशंस जब इकट्ठा हो जाती है तो फोरकास्ट में थोड़ी सी वहां पे चैलेंजेस आ जाती है, क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। प्लस एक साइक्लोन में अगर इतना रेनफॉल है तो जब दो इकट्ठा होंगे तो वहां पे रेनफॉल बहुत ही ज्यादा हायर रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इंडिया के आसपास अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल के आसपास, तो तमिलनाडु कोस्ट, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल, लंका, म्यांमार, इन हर जगह पे वहां पे हैवी रेनफॉल होने के चांसेस, साथ साथ इंटेंसिफिकेशन रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। एनर्जी ट्रांसफर और मर्जर कैन रैपिडली स्ट्रेंथन वन सिस्टम, रेजिंग द थ्रेट्स ऑफ सीवियर विंड्स, स्टॉर्म सर्जेस एज वेल एज कोस्टल डैमेजेस। एंड दैट इज ऑल अबाउट फुजीवारा इम्पैक्ट। The next topic that is about Heli-Gubi volcano, जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा टाइम से न्यूज में है। A massive volcanic ash cloud from Ethiopia's Heli-Gubi volcano, जो लगभग 10,000 साल के बाद वापस वहां पे इरप्ट हुआ है, वो इंडिया की ओर वहां पे आ रहा है, और उसी के चक्कर में वहां पे एयर क्वालिटी और एविएशन के रिस्क वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। और क्या है ये हेली-गुबी वॉल्केनो? एक शिल्ड वॉल्केनो है, कहां पे, इथोपिया, और उसका अफार रीजन, एंड इट इज नोन फॉर ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स फाउंड बाय लो विस्कोसिटी बैलिस्टिक लावा टिपिकल ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम में से निकले कुछ टिपिकल लावा से, जिनकी वेस्कोसिटी उस जमाने में कम रही होगी, और उसकी वजह से एक जेंटल स्लोप वाला एक शिल्ड वॉल्केनो बोल सकते हैं, जिसका नाम था हेली-गुबी, और इथोपिया के अफार डिप्रेशन के आसपास के जोन के अंदर ये लोकेटेड है। और बोल सकते हैं कि वो कौन सी वाली वॉल्केनिक रेंज पे है, इट इज एट द सदर्न एंड ऑफ एर्टा एले वॉल्केनिक रेंज, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक वॉल्केनिक जोन्स। और 10 से 12,000 सालों में कोई ऐसा स्पेसिफिक इरप्शन वहां पे हुआ है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आसपास की सॉइल्स में से हमें जो वहां पे सॉइल्स के अंदर से जो उसके पार्टिकल्स मिले हैं वो इतने ज्यादा पुराने साल के हैं नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल में पहली बार ये वहां पे इरप्ट हुआ है। ऑन 23rd of November 2025, a sudden subplinian eruption produced an ash plume reaching 45,000 फीट। एशिस जो थी वो 45,000 फीट तक वहां पे पहुंची, और उसके बाद उन्होंने रेड सी, यमन, ओमान को वहां पे और क्रॉस करके वेस्टर्न इंडिया के थ्रू वहां पे आगे बढ़ी। की फीचर्स क्या है, तो जैसे कि आगे बात हुई, एक शिल्ड वॉल्केनो था, एक बहुत ही बड़ा सा लो ग्रेडियंट वॉल्केनो,
It's a part of divergent plate boundary, as we all know that African Rift Valley is a divergent boundary जहां पे दो अलग अलग प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है. That is called as divergence. Eruption produced volcanic ashes, SO2, glass shards, as well as rock particles transported at the high altitudes of 15 to 45,000 feet. और अगर हम वॉल्केनोस की बात करें जो अफ्रीका के अंदर है, तो वहां पे कुछ फेमस वॉल्केनोस, जिसका एक तो है माउंट न्यारागोंगो, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लावा फ्लोस. दूसरा है माउंट सिलाली. तीसरे का नाम है वहां पे डबाहू वॉल्केनो. फिर वहां पे आता है अलायता. फिर वहां पे आता है आर्डोकोबा. तो ऐसे अलग अलग वॉल्केनोज यहाँ पे है. दे आर नोन इन अफ्रीका. इंडिया के ऊपर इंपैक्ट उसकी क्या रहेगी? तो बट ऑब्वियसली एशिज वगैरह जो है, जो हाई एल्टीट्यूड्स में वहां पे पहुंची है, ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया के थ्रू वहां पे आके दिल्ली के आसपास वहां पे थोड़ी सी सेटल होगी. और जिसके चलते अभी रिसेंटली हमने बात की कि दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की वहां पे ज्यादातर जरूरत आ चुकी है. skies may appear hazy or darker, but pollutants will remain mostly aloft. हेल्थ और क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो SO2 के द्वारा वहां पे एसिड रेन होने के चांसेस है, नो डाउट. लेकिन विंटर के अंदर ये वाले प्रोबेबिलिटीज फिर भी कम है, बट स्टिल देयर आर सम प्रोबेबिलिटीज. एंड वॉल्केनिक पार्टिकल्स में ब्रीफली अफेक्ट सोलर रेडिएशन एज वेल एज विजिबिलिटी. तो वहां पे थोड़ी सी वो शायद अफेक्ट वहां पे लगा सकता है. प्लस अभी एक नया कंसेप्ट वहां पे आ चुका है, दैट इज नोन एज इन फ्लाइट इंटरनेट. जैसे जैसे ग्लोबल एयर ट्रैवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फ्लाइट के अंदर वहां पे इंटरनेट फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है. एंड दैट्स व्हाई इन फ्लाइट इंटरनेट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड सर्विस ऑन कॉमर्शियल फ्लाइट्स, prompting renewed public interest in how aircraft stay connected mid air. लोग वहां पे इसी बात के ख्याल में है कि एयरक्राफ्ट इतने हाइट पे भी किस तरीके से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. तो इन फ्लाइट इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू अ वायरलेस इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडेड टू द पैसेंजर्स ऑन एयरक्राफ्ट यूजिंग ऑन बोर्ड वाईफाई नेटवर्क्स दैट रिलाई द डेटा टू द ग्राउंड थ्रू स्पेशलाइज्ड एविएशन कम्युनिकेशन सिस्टम. एक होता है वहां पे अलग अलग अगर सिस्टम्स की बात करें तो एक होती है एयर टू ग्राउंड सिस्टम, जहां पे एयरक्राफ्ट्स आर कनेक्टेड टू ग्राउंड बेस्ड टावर्स विद अपवर्ड फेसिंग एंटेनास सिमिलर टू सेल्यूलर नेटवर्क्स. एक तो ये होता है, और दूसरा वहां पे जो इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज नोन एज सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स. एयरक्राफ्ट यूज डोम माउंटेड एंटेनास to link with geostationary or lower earth orbit satellites, enabling the connectivity over oceans, deserts as well as polar regions. और ये किस तरीके से काम करता है? तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, your device joins a local wireless network inside the aircraft which is distributed through multiple ceiling mounted access points to ensure stable connectivity. All passenger data flows to a core onboard server. सारे के सारे डेटा जो है वो कोर ऑनबोर्ड सर्वर तक पहुंचेगा, दैट प्रोसेसेस रिक्वेस्ट एंड डायरेक्ट्स देम ईदर टू द एयर टू ग्राउंड एंटेनास और सैटेलाइट टर्मिनल्स, जो या तो उन्हें ग्राउंड एंटेनास के साथ वहां पे कनेक्ट करेगा या तो फिर सैटेलाइट के टर्मिनल्स के साथ वहां पे कनेक्ट करेगा. और जो एयरक्राफ्ट का जो एंटेना होगा वो एक कंटिन्यूअस रेडियो लिंक को वहां पे मेंटेन करेगा विद ग्राउंड टावर्स और सैटेलाइट्स, जहां से डेटा वगैरह ट्रांसमिट हो सकता है. की फीचर्स की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी वहां पे मिल सकती है इवन एट 30,000 फीट. प्लस जियो स्टेशनरी जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह है, दे आल्सो प्रोवाइड वाइड कवरेज. जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है तो उनके कॉन्स्टेलेशन से भी आपको लोअर लेटेंसी और हायर स्पीड्स वगैरह वहां पे मिल सकती है. डायनेमिक बैंडविड्थ एलोकेशन अक्रॉस मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स. ऑन बोर्ड ट्रैफिक शिपिंग आपको वहां पे मिल जाता है, that blocks VoIP calls, compressing images, limiting the streamline. Multiple Wi-Fi access point ensures cabin-wide signal distribution. And that is all about in-flight internet. And the last topic, that is about exercise सूर्य किरण. बस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज सूर्य किरण किसके बीच में है, तो बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. जो 25 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक वहां पे हुई.
कहाँ पे, तो बोले एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड। और ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके की है, एक एन्युअल बटालियन लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के साथ, वहां पे इंडिया और नेपाल के बीच में वहां पे कंडक्ट होती है। उसका मेन एम क्या है, तो भैया काउंटर टेररिज्म को और बेटर करना, माउंटेन वॉरफेयर को बेटर करना, जंगल वॉरफेयर वगैरह को अच्छा करना, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी सब अपने जो रूटीन एक्सरसाइज के जो पॉइंट्स है वो सब मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो एक बार आप इसे शांति से पढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स ओनली दैट एक्सरसाइज सूर्य किरण इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं एंड, और नेक्स्ट टाइम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ वापस यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहे हैं।